दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की, जिसमें आज हमारा टॉपिक है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 या एनसीएफ 2005 क्या है। इसके बारे में आज हम बहुत ही डिटेल से इस क्लास में चर्चा करेंगे, जिसे हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों जानेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या है, इसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आप क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी और आपकी एक भी क्लास मिस नहीं होगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे सबसे पहले कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा या एनसीएफ 2005 क्या है। देखिएगा, भारत में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ का निर्माण करने की जिम्मेदारी किसको है, तो एनसीईआरटी की है। यह संस्था समय समय पर इसकी समीक्षा भी करती है, और एनसीएफ 2005 के बनने का कार्य एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में संपन्न किया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब जानेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है। तो देखिएगा, इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटंत्र प्रणाली से निजात पाने या रटंत्र विद्या को कम करने, परीक्षा में सुधार करने और जेंडर, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात एनसीएफ 2005 में कही गई है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और देखिएगा, शोध आधारित दस्तावेज तैयार करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बने, जो विभिन्न विषयों पर केंद्रित थे, और इसकी नेतृत्व की जिम्मेदारी किसको दी गई, तो सभी संबंधित क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। आगे देखिएगा, वर्तमान तीव्रता से परिवर्तनशील जीवन के युग में वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के प्रभाव और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की प्रगति के कारण हम कई वर्षों तक एक ही बार या एक ही रूप से तैयार किया गया पाठ्यक्रम को उपयुक्त नहीं मान सकते, और 21वीं शताब्दी की विगत परिस्थितियां यह स्पष्ट करती हैं कि पाठ्यक्रम कार्य प्रणाली 2001 और 2 जो है पुरानी हो चुकी है, तथा इसीलिए पाठ्यक्रम का नवीन ढांचा या एनसीएफ 2005 को लागू किया गया। और अब जो भी प्रस्ताव की रखे गए हैं और जो भी नया सोच कर लागू किया गया है, वह भी 21वीं शताब्दी की जो युवा पीढ़ी है इसको कम लगने लगा है, निसंदेह, क्योंकि राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्र है ये प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, और इसके युवा विद्यार्थी भी प्रगति कर रहे हैं। इसी के कारण एक नवीन और विकसित प्रकार का पाठ्यक्रम या करिकुलम हर समय इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों अब देखिएगा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे 2005 की झलक के बारे में। देखिएगा, हमारे शैक्षिक अभ्यास की मुख्य त्रुटियां जो हैं निम्नलिखित हैं। पहली त्रुटि ये है कि स्कूल प्रणाली लचीली नहीं है या परिवर्तन नहीं चाहती। दूसरा है, सीखना बिल्कुल पृथक रहने वाली गतिविधि बन चुकी है, क्योंकि यह बच्चों के ज्ञान के जीवन के साथ जोड़ने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। तो यह भी एक त्रुटि है। और तीसरा है, सृजनात्मक चिंतन एवं अंतर्दृष्टि को हतोत्साहित करती है, और नई जानकारी का सृजन करने के लिए मानवीय क्षमता की आवश्यकता मात्रा को स्कूल में सीखा हुआ ज्ञान जो है ये लांघा जाता है। अगला है, विद्यार्थी को भविष्य का ध्यान रखने और वर्तमान की उपेक्षा करने के लिए तैयार किया जाता है, जो विद्यार्थी समाज एवं राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सारी शैक्षिक अभ्यास की मुख्य त्रुटियां हैं। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, शिक्षा के मौलिक विषय या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो दोस्तों विद्यार्थियों के जीवन को अर्थपूर्ण एवं अपनी क्षमताओं को विकसित करने योग्य बनाना, एक लक्ष्य को बनाए रखने एवं ऐसा ही करने के लिए दूसरों के अधिकार को पहचानने योग्य बनाना, ऐसे मूल्यों को बढ़ावा दिया जाना जो विविध संस्कृतियों वाले समाज में शीत मानवता एवं सहनशीलता को पोषित करने वाले हों। तो ये सारे मौलिक कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको याद रखना है। और पाठ्यक्रम को कुछ मौलिक प्रश्न पूछने चाहिए, जो इस प्रकार हैं कि पहला प्रश्न है कि स्कूल को कौन कौन से शैक्षणिक उद्देश्य प्राप्त करने चाहिए और कौन से शैक्षणिक अनुभव प्रदान किए जाने चाहिए जो इन उद्देश्यों की प्राप्ति कर सके। जो उद्देश्य आपने देखे हैं ऊपर, इन सभी उद्देश्य की प्राप्ति कर सके, और इन शैक्षणिक अनुभवों को किस प्रकार अर्थपूर्ण तरीके से संगठित किया जा सकता है, और यह हम कैसे सुनिश्चित करते हैं या कर सकते हैं कि शैक्षणिक उद्देश्य वास्तव में पूरे किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं। तो ये सारे प्रश्न पाठ्यक्रम को पूछने चाहिए।
तो ये आपको याद रखना है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के ढांचे 2005 का पुनरावलोकन, बच्चों पर पाठ्यक्रम की बोझ की समस्या। देखिए यहाँ पर 2005 होगा इसलिए मैंने बोला। आगे देखिएगा, बोझ की समस्या को संबोधित करने के लिए किया गया। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 1990 के आरंभ में नियुक्त की गई जो कमेटी है उसमें इस समस्या का विश्लेषण किया गया और सूचनाओं की जानकारी को मान लिया गया। और अपनी रिपोर्ट, इनकी रिपोर्ट क्या थी कि बिना बोझ के सीखना, बिना बोझ के शिक्षा की रिपोर्ट में कमेटी ने संकेत दिया कि स्कूल में सीखने की क्रिया तब तक आनंददायक अनुभव नहीं बन सकती जब तक हम अब बच्चे को ज्ञान ग्रहण करने वाला न बनाए या धारण को, उनकी धारणा जो है पुरानी, उसको नहीं बदले और पाठ्य पुस्तकों को परीक्षा के लिए आधार के रूप में प्रयोग करने की परंपरा से आगे नहीं बढ़ते। इसलिए इसके स्थान पर बच्चों को अपने भीतर की सृजनात्मक प्रकृति को महसूस करना चाहिए और अपने अनुभव के आधार पर ही ज्ञान का सृजन करने की क्षमता को भी समझना चाहिए। तो ये सारी बातें इस कमेटी में कही गई हैं। आगे देखिएगा, इस कमेटी की अन्य सिफारिश इस प्रकार थी कि पाठ्यक्रम के डिज़ाइन में परिवर्तन करना, पाठ्यक्रम के संगठन में परिवर्तन करना और परीक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन करना। तो ये सारी कुछ अन्य सिफारिशें हैं, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, NCF 2005 के शिक्षा के लक्ष्य को देख लीजिएगा। पहला लक्ष्य है कि NCF 2005 के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य किसी विशेष बच्चे के स्कूली जीवन को उनके घर आस पड़ोस के जीवन से जोड़ना है और इसलिए बच्चों को स्कूल में अपने बाह्य अनुभवों के बारे में बात करने का मौका देना चाहिए। बच्चे को सुना जाना चाहिए ताकि बच्चे को ये लगे कि शिक्षक उनकी बात को तवज्जो दे रहे हैं, उनकी बात को भी मान्यता मिल रही है स्कूल में। तो ये कहना है NCF का। अगला क्या है, शिक्षा का दूसरा प्रमुख लक्ष्य है आत्मज्ञान या सेल्फ नॉलेज, यानी कि शिक्षा खुद को खोजने, खुद की सच्चाई को जानने की एक निरंतर प्रक्रिया बन सके। इसके लिए बच्चों को विभिन्न या कई तरीके के अनुभवों का अवसर देकर इस प्रक्रिया को सुगम बनाने की बात भी NCF में कही गई है। अगला है, शिक्षा के तीसरे लक्ष्य के रूप में साध्य और साधन दोनों के सही होने वाले मुद्दे पर चर्चा हुई है। इसमें कहा गया है कि मूल्य शिक्षा अलग से ना होकर के शिक्षा की पूरी प्रक्रिया में शामिल होने चाहिए ताकि हम बच्चों के सामने सही उदाहरण को पेश कर पाएं। अगला है, सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करने और जीवन जीने के अन्य तरीकों के प्रति भी सम्मान का भाव विकसित करने की बात करता है NCF। अगला लक्ष्य है व्यक्तिगत अंतर के महत्व को स्वीकार करने की बात करता है NCF। इसमें कहा गया है कि हर बच्चे की अपनी एक अलग क्षमता और कौशल होते हैं। हर बच्चा एक अलग क्षेत्र में निपुण होता है। कुछ बच्चे संगीत में निपुण होते हैं, कुछ बच्चे कला में, कुछ बच्चे नृत्य में, प्रकृति में। तो इसलिए सब बच्चे अलग अलग क्षमताओं में, अलग अलग कौशलों में निपुण होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को मौका दें अपनी प्रतिभा दिखाने का स्कूल में। अगला है, ज्ञान के वस्तुनिष्ठ तरीकों के साथ साथ साहित्यिक एवं कलात्मक, रचनात्मक को भी मनुष्य के ज्ञानात्मक उपक्रम का एक हिस्सा माना गया है। और यहाँ पर तर्क यानी कि वैज्ञानिक अन्वेषण के साथ साथ भावना यानी कि साहित्य वाले पहलू को भी महत्व देने की बात कही गई है। और सातवां पॉइंट क्या है कि शिक्षा को मुक्त करने वाली प्रक्रिया लिबरेटिंग प्रोसेस के रूप में देखा जाना चाहिए, अन्यथा अब जो कुछ भी कहा गया है वह अर्थहीन हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया को सभी तरह के शोषण और अन्याय जैसे कि गरीबी, लिंग भेद, जाति भेद और सांप्रदायिक झुकाव, इन सभी से मुक्त होना पड़ेगा या इन सभी से दूर होना पड़ेगा जो हमारे बच्चों को इस प्रक्रिया से वंचित रखते हैं या अलग रखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, आठवां पॉइंट कि स्कूल में पढ़ने पढ़ाने के काम के लिए, यहाँ पर देखिए काम के लिए अच्छा माहौल बनाने की बात करता है और साथ ही ऐसा माहौल बनाने में बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की भी बात करता है NCF। यानी शिक्षा जो है, जो शिक्षक है वो खुद आगे ना आए, हर चीज़ में शिक्षक को आगे नहीं आना चाहिए, अपने बच्चों को मौका देना चाहिए जिससे कि बच्चे भी अपनी बात रखने में सफल हो सके, अपनी बात को लोगों के सामने रख सके। तो इसलिए शिक्षक को बच्चों को भी मौका देना चाहिए। अगला है, नवा पॉइंट है कि अपने देश के ऊपर गर्व करने की भावना विकसित करने की बात करता है NCF, ताकि बच्चे अपने देश से हर समय जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। और इसके साथ ही कहा गया है कि बच्चों में अपने राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना
संपूर्ण मानवता की महान उपलब्धियों के प्रति गौरव को पीछे ना कर दे। इसलिए हमें चाहिए कि हम बच्चों को उनके देश की भावना से जुड़ा हुआ महसूस कराएं। तो ये सारे लक्ष्य हैं जो कि आपको याद रखना है, एनसीएफ 2005 के द्वारा कहा गया है। इन सारे लक्ष्यों को बताया गया है। आगे देखिएगा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का ढांचा 2005 के निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो देख लीजिए, पहला क्या है, स्कूल के बाह्य जीवन के साथ ज्ञान को जोड़ना, यह सुनिश्चित करना कि सीखना रखने वाले तरीकों को अलग कर दिया गया है और पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित होने के स्थान पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्धशाली बनाना और परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्ष के साथ जीवन को एकीकृत बनाना। तो ये सारे सिद्धांत आपको याद रखने हैं। आगे देखिएगा, विषय ऐसे जिनके प्रति पाठ्यक्रम को प्रतिक्रिया अवश्य करनी चाहिए। तो सभी बच्चों को स्कूल में दाखिल करने और बनाए रखने का महत्व, पाठ्यक्रम के क्षेत्रों को विस्तृत करने की आवश्यकता ताकि इसमें ज्ञान, कार्य एवं हस्तशिल्प की विभिन्न परंपराओं की समृद्ध विरासत को शामिल किया जा सके और विकेंद्रीकरण एवं पंचायती राज संस्थाओं के योगदान पर इसकी सुरक्षा बल, पर्यावरण के प्रति बच्चों का भावपूर्ण बनाना, अपने आप प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के साथ समरूपता से रहना सिखाना। तो ये सारी चीज़ें भी एनसीएफ में कही गई हैं जो कि आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक, यानी कि एनसीएफ 2005 के बारे में हमने जो भी बातें थी सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत ही डिटेल में जान लिया है। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, टॉपिक क्लियर हुआ, तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप सब पढ़ाई में जुटे रहिए क्योंकि बस नज़दीक ही है आपकी परीक्षा, तो इसलिए हर समय पढ़ाई करिए और अपने हर टॉपिक को क्लियर करिए। अगर एक भी टॉपिक ऐसा है जो आपको क्लियर नहीं है या फिर आपको प्रॉब्लम है या कुछ ऐसा टॉपिक है जो हमसे छूट चुका है, हमने उसकी क्लास नहीं दी है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब वादा करिए कि रोज़ आप सब पढ़ाई करते रहेंगे। धन्यवाद।